गांव में एक किसान था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंपा था। वह बहुत ही चालाक और चतुर थी। एक दिन किसान अपने खेतों में बुवाई कर रहा था कि अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकरा गई। किसान ने जब उस चीज को उठाया और झाड़ा पोंछा, तब उसे समझ में आया कि वह तो ठोस सोने की बनी एक छोटी सी ओखली है। किसान भोला भाला और भगवान का भक्त था। उसने सोचा, ऐसी कीमती चीज तो राजा के महल में ही शोभा देती है। मेरी झोपड़ी में इसका क्या काम। मैं इसे राजा साहब को भेंट कर दूंगा। शायद बदले में मुझे कुछ धन मिल जाए। यह सोचकर वह ओखली लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले वह ओखली अपनी बेटी चंपा को दिखाई। किसान ने उसे राजमहल जाने का अपना इरादा बताया। पिता की बात सुनकर चंपा बोली, पिताजी, इसमें कोई शक नहीं कि यह चीज बहुत ही खूबसूरत है, पर अमीर लोग की बहुत नाक ऊंची होती हैं। राजा इसमें जरूर कोई न कोई खोट निकालेंगे। हो सकता है कि आपको लेने के देने भी पड़ जाएं। किसान बोला, अच्छा मेरी बुद्धिमान बिटिया, मुझे भी तो बताओ कि इसमें क्या खोट है। महाराज इसमें क्या कमी निकालेंगे? चंपा बोली, देखना पिताजी, महाराज कहेंगे देखने में तो यह कमाल की सुंदर बड़ी ओखली है, पर बता ओ मूर्ख इंसान, कहाँ गया इसका मुसल। हमारे राजा कभी मूर्ख इंसान नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी भाषा में मर्यादा होती है, लेकिन बात वही कहेंगे। किसान ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे राजा ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तुम क्या उन्हें भी अपनी तरह बेअक्ल समझती हो? किसान थैली उठाई, उसमें ओखली रखकर तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा। पहरेदारों ने पहले उसे रोका, लेकिन जब उसने राजा को उपहार देने की बात कही तो वे उसे दरबार में ले गए। दरबार में किसान ने कहा, अनंत दाता, मुझे अपने खेत में बुवाई करते समय यह ठोस सुंदर सोने की ओखली मिली है। मेरा मानना है कि यह आपके महल में ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैं इसे आपको भेंट करना चाहता हूँ। कृपया इनकार मत कीजिएगा। राजा ने ओखली हाथ में लेकर हर ओर से घुमाकर देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोले, देखने में तो यह कमाल की सुंदर बड़ी ओखली है, पर बताओ किसान, कहाँ गया इसका मुसल? राजा ने बिल्कुल वही शब्द दोहराए जो चंपा ने पहले कहे थे, बस उन्होंने किसान को मूर्ख इंसान नहीं कहा। किसान अपने आप पर काबू ना रख सका। उसने माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, बिल्कुल यही बात उसने भी तो कही थी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, किसने यही कहा था? किसान बोला, गलती माफ करें सरकार, मेरी बेटी चंपा ने कहा था कि आप यही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। राजा बोले, लगता है तुम्हारी बेटी बहुत चतुर है। मैं उसकी बुद्धिमानी परखना चाहता हूँ कि वह कितनी चतुर है। फिर राजा ने अपने एक सैनिक से कपास की पुड़िया मंगवाई और किसान को देते हुए कहा, यह कपास पुड़िया अपनी बेटी को देना और कहना कि मेरी सेना के सैनिकों की एक टुकड़ी के लिए जल्द से जल्द इस कपास से कमीजें काटकर, बुनकर और सिलकर भेज दे। सैनिकों को ये कमीजें तुरंत चाहिए। यह सुनकर किसान स्तब्ध रह गया, पर राजा से बदतमीजी नहीं कर सकता था। वह चुपचाप कपास की पुड़िया थैले में डालकर राजा को सलाम कर घर लौट आया। ओखली के बदले कोई उपहार मिलने की आशा तो व्यर्थ ही थी, सजा नहीं मिली, यही बहुत था। घर पहुंचकर उसने बेटी से कहा, बिटिया चंपा, तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं। ऐसा कहकर उसने थैले से कपास की पुड़िया निकालकर पकड़ा दी और सारी बात बता दी। चंपकली बोली, पिताजी, आप तो बिना बात ही घबरा जाते हैं। थोड़ा सोचने तो दीजिए कि क्या करना है। फिर चंपा ने कपास की पुड़िया ली और उसमें से कपास निकालकर पटक पटक कर झाड़ने लगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कपास चाहे जितना साफ हो, एक आध बीज तो उसमें छूट ही जाते हैं। झड़ने पर कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपा ने उसे उठा लिया और अपने पिताजी से बोली, आप सीधे महल वापस जाइए और राजा से कहिए, मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। मुश्किल यह है कि मेरे पास चरखा और करघा नहीं है। मैं सूत कैसे कटूंगी, कपड़ा कैसे बुनूंगी? इन बीजों के खोल से वे चरखा और करघा बनवा कर भेज दे। जैसे ही ये दोनों चीज बावा देंगे, उनका काम हो जाएगा। किसान की राज दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर चंपा उसके पीछे ही पड़ गई। झक मारकर वह दरबार में जा पहुंचा। किसान की बातें और चंपा की मांग जानकर राजा की समझ में आ गया, चंपा बहुत चालाक और बुद्धिमान है। उसने किसान से कहा, तुम्हारी यह बेटी से मिलना चाहता हूँ, तुम उसे राजमहल आने को कहो, लेकिन याद रखना जब वह महल में आए तो ना कपड़े पहने हो और ना ही बिना कपड़ों के हो।
ना तो वह भूखी आए, ना भरे पेट, ना तो घोड़े पर आए, ना ही किसी सवारी पर और पैदल भी ना हो, ना रात में और ना ही दिन में। यदि वह इन शर्तों को पूरी किए बिना आई तो मैं तुम दोनों बाप बेटी का सर कलम कर दूंगा। किसान बेचारा बड़े टूटे मन से घर लौटा। मौत जैसे उसकी आंखों के आगे नाच रही हो। जब चंपा पूरी बात सुन ली तो बड़ी बेफिक्री से बोली, पिताजी, मैं सब कर लूंगी, आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन चंपकली ने शाम के समय अपने आप को जाल में लपेट लिया। इस प्रकार न वह निर्वस्त्र रही और ना ही उसने कपड़े पहने। 2 मुट्ठी चने खाए, न पेट भरा, न भूख ही रही। एक बकरी को बाड़े से निकाला और उसकी पीठ पर एक डंडी रखकर ऐसे बैठी कि एक पैर जमीन पर लगा रहे और एक ऊपर उठा रहे। इस प्रकार ना वह सवारी पर थी, ना घोड़े पर और ना ही पैदल जा रही थी। इसी रूप में वह शाम के समय राजमहल पहुंच गई, जब ना दिन था और ना रात। महल के पहरेदारों ने उसे पागल समझकर रोकना चाहा, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि वह राजा के हुक्म से ही इस तरह आई है तो उसे तुरंत भीतर तक पहुंचा दिया गया। राजा के दरबार पहुंचकर चंपा बोली, महाराज, आपकी आज्ञा के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हो गई। चंपा को देखते ही राजा हंसने लगे और बोले, चतुर चंपा, तुम वैसी लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बस एक शर्त जो तुम्हें माननी होगी कि तुम राज्य के मामले में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? चंपा बोली, मैं जल्दी आपको इसका जवाब दे दूंगी। इतना कहकर वह वहां से आज्ञा लेकर चली गई। राजा को उसकी बुद्धि से पता चल गया था कि चंपा उससे अधिक सयानी है, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी। घर पहुंचकर चंपा ने किसान पिता को यह खबर दी तो किसान बोला, यदि राजा की इच्छा तुमसे शादी करने की है तो तुम उसका विरोध तो कर नहीं सकती, आखिर वह राजा है। लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है वह अनचाहा तुरंत छोड़ना भी चाहता है। इसीलिए तुम अपने यहाँ की चीजों को ऐसे ही रहने दो। न जाने कब तुम उनको नापसंद हो जाओ तो यही सब तुम्हारे काम आएगा। चंपा अभी कम उम्र की थी। उसने पिता की बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया और राजा को एक पत्र लिखकर शादी के लिए अपनी स्वीकृति भेज दी। राजा पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। जल्दी ही पूरे राज्य में विवाह की धूमधाम मच गई और निर्धारित समय पर उनकी शादी हो गई। एक दिन एक किसान अपनी गर्भवती गाय को लेकर बेचने की इच्छा से राजधानी आया था, लेकिन उसे निवास के लिए किसी भी सराय में जगह नहीं मिली, क्योंकि सभी सराय भरी हुई थीं। एक सराय मालिक को गर्भवती गाय पर दया आ गई। उसने अपनी सराय के पास पड़ी एक छप्पर में किसान को रात भर रहने की इजाजत दी। किसान ने अपनी गाय की रस्सी पास खड़ी एक गाड़ी के पहिए से बांध दी। भगवान की माया, सुबह उसने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दिया था, जो लुढ़कर गाड़ी के नीचे चला गया था। किसान ने गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गाड़ी का मालिक आया और कड़कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश भी की। कल रात तुमने मेरी गाड़ी से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है। बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था, वह मेरा है। किसान बोला, लेकिन बछड़ा तो गाय के पेट से निकला है। गाय मेरी है तो बछड़ा भी मेरा है। वह आदमी बोला, गाड़ी के नीचे था इसीलिए मेरा है। बहस गाली ग्लौज से बढ़ते बढ़ते हाथ पाई तक पहुंच गई। राजा के पहरेदार भी वहां आ पहुंचे और दोनों दावेदारों को राज दरबार में न्याय के लिए पेश कर दिया गया। राज्य का नियम कुछ समय पहले तक ऐसा था कि हर मुकदमे का फैसला राजा रानी मिलकर करते थे, लेकिन जब चंपा से राजा का विवाह हो गया तो रानी को बोलने की मनाही हो गई थी। सो इन दिनों किसान का मामला केवल राजा के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा ने निर्णय दिया, बछड़ा तो गाड़ी वाले का ही है, क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था, और गाय इस किसान की है, इसमें कोई शक नहीं। फैसले से गाय का मालिक दुखी और निराश होकर सराय वाले के पास पहुंचा। सराय वाले को उस पर बड़ी दया आ गई। उसने किसान को रानी से मिलने की सलाह दी और बोला, हमारी नई रानी बहुत चालाक है, वह जरूर कोई उपाय बताएगी। किसान राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुनाकर बोला, भाई साहब, मैं बड़ा दुखी और गरीब आदमी हूँ, क्या आप किसी तरह मेरी भेंट रानी जी से करवा सकते हैं? दरबान बोला, मैं मजबूर हूँ भाई। राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलाने की सख्त मनाही कर दी है। मरता क्या न करता,
किसान ने चोरी छिपे महल के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसे एक बगीचे में रानी चहल कदमी करती हुई दिखाई दी। फिर क्या था, किसान बगीचे की दीवार कूदकर रानी के आगे गिड़गिड़ाकर अपने साथ हुए अन्याय को बताने लगा। चंपकली ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। वे एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब है जो इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। तुम अपने साथ मछली पकड़ने वाला जाल और बंसी लेकर वहां चले जाना। जब राजा साहब दिखाई दें तो ऐसा अभिनय करना मानो तुम मछलियां पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। तब तुम उनसे कहना, यदि एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियां नहीं मिल सकती। अगले दिन किसान सूखे तालाब के पास पहुंच गया। तभी वहां राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने आ पहुंचा। उसने देखा एक व्यक्ति सूखे तालाब में मछलियां पकड़ रहा है। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। इस पर किसान बोला, जब एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो सूखे तालाब में मछलियां क्यों नहीं मिल सकती। किसान का उत्तर सुनते ही राजा हैरानी में पड़ गया और पूछा, क्या तुम किसी की बोली बोल रहे हो। तुम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे। किसान इनकार ना कर सका। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि ऐसा करने की सलाह रानी से मिली थी। राजा ने तुरंत सिपाहियों से कहा, बछड़ा गाय के मालिक को दिला दो। लौटते ही उसने चंपा को बुलाया और बोला, शादी के समय जो शर्त रखी थी तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने राज काज के मामले में दखल दिया। अब तुम्हें इस महल में जो चीज प्रिय हो उसे अपने साथ लेकर रात होने से पहले अपने गांव लौट जाओ। चंपा ने सर झुकाकर उत्तर दिया, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। बस आपसे एक विनती है कि शाम के समय मुझे जाने को न कहें। घर की लक्ष्मी को संध्या के समय घर से निकालने पर प्रजा में आपकी बदनामी होगी। राजा बोले, ठीक है, आज रात हम आखिरी बार साथ खाना खाएंगे। कल सुबह तुम चली जाना। चंपा बोली, ठीक है महाराज। अब चतुर चंपकली रसोई में गई और रसोइयों से बोली, तला भुना स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन बनाओ। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट मदिरा भी मंगाई। स्वादिष्ट भोजन अधिक खाया भी जाता है और उसके खाने के पश्चात आलस भी अधिक आता है। रात को जब राजा और चंपा ने साथ बैठकर भोजन किया तब राजा का मन पहले से ही विचलित था। ऊपर से उन्होंने अधिक मदिरा भी पी ली। कुछ ही क्षणों में मदिरा ने अपना प्रभाव दिखाया। जैसे जैसे भोजन समाप्त हुआ राजा आलस और नींद के ऐसे जाल में उलझ गए कि अंततः अपनी कुर्सी पर ही गहरी नींद में डूब गए। रानी चंपा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, महाराज को कुर्सी समेत उठाओ और जैसा कहा जाए वैसा बिना किसी न नुकुर करे करो। अगर किसी ने टाल मटोल की तो उसे महल से बाहर कर दिया जाएगा। सेवकों ने रानी के आदेश का तत्काल पालन किया। चंपा महल से निकल गई और देर रात को अपने गांव पहुंच गई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पुकारा, पिताजी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी लौट आई है। बेटी की आवाज सुनते ही बूढ़े पिता दौड़ते हुए खिड़की के पास आए और बोले, इतनी रात गए आई है बेटी। मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। खैर तुम्हारा कमरा आज भी वैसा ही है, आ जाओ बेटी। चंपा बोली, पिताजी जल्दी दरवाजा खोलिए, बातें हम बाद में करेंगे। दरवाजा खुला। किसान ने देखा खुद सेवक राजा साहब को कुर्सी समेत उठाए खड़े हैं। चंपकली ने राजा को अपने कमरे तक पहुंचाया, उनके जूते उतारकर उन्हें बिस्तर पर सुलाया, सेवकों को विदा किया और खुद भी पास बैठ गई। कुछ देर बाद राजा की नींद टूटी। शायद गाहों का बिस्तर महल जितना मुलायम नहीं था। उन्होंने करवट बदली तो एहसास हुआ कि उनकी पत्नी बगल में है। राजा बोले, चंपा मैंने तो तुम्हें अपने गांव वापस लौट जाने को कहा था, तुम गई नहीं। चंपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, अभी तो सुबह नहीं हुई, आप आराम से सो जाइए। राजा फिर सो गए। अगली सुबह उनकी नींद मुर्गे की बांग और बकरियों की मिमियाहट से खुली। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं। राजा चौंक कर उठे और बोले, चंपा मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ कैसे आया। राजा के मन में और भी अनेक सवाल दौड़ने लगे। चंपा मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, महाराज आपने ही तो कहा था कि मैं महल में जो वस्तु मुझे प्रिय हो वह अपने साथ ले जा सकती हूँ, और महल में मेरी सबसे प्रिय वस्तु आप ही हैं।
इसलिए मैं आपको अपने साथ यहाँ ले आई हूँ। अब मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। राजा को अब तक सब समझ में आ चुका था। राजा जोर से हौंसे और बोले, चंपा, एक बार फिर मैं तुम्हारी बुद्धि के आगे हार गया। इतना कहकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। इसके बाद वे चंपा को लेकर महल लौट आए। अब वे न केवल उसे अपनी पत्नी मानते थे, बल्कि दरबार में भी उसकी सलाह लेने लगे। चंपा हर दिन राजा के साथ राज्य कार्य में सम्मिलित होती। उसकी चतुराई और न्याय से राज्य में शांति बनी रही।